आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 71वें जन्मदिन पर कमांडर सुधीर कुमार द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और आपको अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी आयु की कामना करता हूं। मैं आपको इसी तरह से भारतवर्ष की कमान एक चौकीदार के रूप में और एक प्रधान सेवक के रूप में कम से कम मैं आपको 2034 तक देखना चाहता हूं। हम ये कामना भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस कार्य क्षेत्र के दौरान भारत इसी तरीके से तेज प्रगति से तरक्की करे। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारतवर्ष को प्रधानमंत्री के रूप में क्या कोई और युवा या कोई और नेता नहीं है। यहाँ पर काफ़ी ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जो इसको संभाल सकते हैं, लेकिन वो आपकी टीम में या भारतवर्ष में और क्षेत्रों में वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, भारत को आगे ले जा रहे हैं। अब सभी का फोकस और एक तरीके से जिस तरीके से आपने जो मार्गदर्शन इन 7 सालों में किया है भारतवर्ष का, उसमें एक फोकस की तरह जब सारी टीम जो आगे बढ़ रही है वो इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे और इसी तरीके से उत्कृष्ट कार्य करते रहें। और आपकी टीम में काफ़ी सक्षम लोग हैं जो आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उसमें बदलाव की। और जिस तरीके से आपने कैबिनेट का रीशफल किया है और इस रीशफल में जिस तरीके से युवा और महिलाओं का योगदान आपने अब निश्चित किया है और अलग अलग मंत्रालयों में उनको जिम्मेदारी दी है, उसमें सभी को पता है कि भारतवर्ष और तेज़ी से आगे प्रगति करेगा और भारतवर्ष एक आत्मनिर्भर देश की तरफ बढ़ रहा है। अब जो ये 7 साल हैं प्रधानमंत्री जी, मैं 2014 तक तो बिल्कुल भी मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक इंडियन नेवी का वेटरन हूँ और मैं भी पॉलिटिक्स को साइड से देखता था। लेकिन जिस तरीके से आपने 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उसके बाद में कार्य करना शुरू किया, जैसे अनावरण बगैर किसी छुट्टी लिए हुए और 18, 19, 20 घंटे तक आप जिस तरीके से काम करते हैं, तो उसने मुझे उत्साहित किया कि मैं भारत की राजनीति को नज़दीक से देखूं और उसमें मैं कुछ लिखना शुरू करूं और मैं कुछ अपना योगदान दे सकूं। तो आपको पता ही है कि जैसे मैंने जो पहली बुक आपको भी मैंने फॉरवर्ड करी थी, वो लिखी थी इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग। इस पे मैंने अपने विचार बिल्कुल क्लियर लिख लिए थे कि लीडर चेंज द डेस्टिनी ऑफ इंडिया। आई वॉज श्योर, जिस तरीके से कर्मठ तरीके से जिस तरीके से सब कुछ आपने अपना त्याग कर देश के लिए आपने आपको समर्पित किया और जिस तरीके से आप पूरे देश को लेकर आगे चल रहे थे, जिस तरह के कार्य आपने बहुत ही शीघ्र समय में किए, उससे मुझे पता था कि भारतवर्ष को बहुत दिनों के बाद में एक ऐसा सक्षम लीडर मिला है जो भारतवर्ष को आगे ले जाएगा, जिसके लिए भारतवर्ष बहुत दिनों से उसकी एक तरीके से बाट जोड़ रहा था। मैंने अपनी इसी बुक में इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग में ये भी लिखा है कि भारतवर्ष के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक ये ऐसी अपॉर्चुनिटी एक मिलेनियम में आती है कि एक ऐसा नेता अब हमें मिला है और उसके साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है हमारे युवा। आज 60 से 65% जो हमारे युवा हैं उनकी एज जो है वो 30 साल से, और भारतवर्ष एक युवा देश है। और ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो हमारे पास में एक जो हमें जो योगदान मिला है वो कम से कम आगे 3 डिकेड में इंडिया के पास में रहेगा। तो ये समय हमारा है और हमें उसका फ़ायदा उठाना है और आपने इसमें पूरी सफलता के साथ में भारतवर्ष को आप हर एक क्षेत्र में आगे ले गए हैं। और जिस तरीके से मैं काउंट करता हूँ उसमें सबसे बड़ा जो चेंज आप लेके आए वो था चेंज इन माइंडसेट। जो भारतवर्ष के लोग थे वो अभी तक यहाँ पे जो आपसे आने से पहले 67-68 साल में जो देख रहे थे, जिस तरीके से करप्शन था, एक माहौल था, एक डिसअपॉइंटमेंट था, एक नेगेटिविटी थी,
एक तरीके से भारतवर्ष को बाहर भी इस तरीके से देखा जाता था कि वहाँ तो सिर्फ करप्शन होता है, वहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बनती है, वहाँ के लोग बेईमान हैं। इन सबको जिस तरीके से आपने चेंज किया है, आपने जो एक संचार किया है पॉजिटिविटी का, वो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा योगदान है जो चेंज इन माइंडसेट किया है। दूसरा, द पॉजिटिविटी बिल्डिंग, तो पूरे इंडिया में जितने भी प्रोग्राम आपने अपने, चाहे वो NDA 1.0 हो या अभी 2 साल से NDA 2.0 मैं कहूँगा, तो उसमें जिस तरीके से क्रिएटिविटी और जो पॉजिटिविटी का संचार हुआ है, जो डिफरेंट प्रोग्राम जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, डीमोनेटाइजेशन से करप्शन पे रोक लगाई गई, GST और ऐसे बहुत से जनधन योजना, और ये सारी चीज़ें तो हैं ही, मैं काफ़ी बार इनके बारे में बोल चुका हूँ। पर मैं कहना चाहूँगा कि एक पॉजिटिविटी बिल्डिंग अराउंड द वर्ल्ड, जिस तरीके से आपने जो पूरे वर्ल्ड में देशों का टूर किया, जिस तरीके से आपने बायलेटरल रिलेशंस को महत्वपूर्ण तरीके से देखा और उनको डिफाइन किया, ऐसे बहुत कंट्री का आपने दौरा किया जहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री भारतवर्ष का नहीं गया था, जैसे इजराइल। उन सब में जो एक बिल्डिंग जो आपने करी और जिस तरीके से आपने NDA 1.0 में जिस तरीके से बहुत ही कंट्रीज़ का आपने दौरा किया, तो उससे भारतवर्ष की एक छवि उभर के आई और एक पॉजिटिविटी थिंकिंग का संचार हुआ पूरे भारतवर्ष में, और जो आज भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में आपकी सहायता कर रहा है। और सारा जितने भी भारतीय किसी भी देश में हैं, वो आज सारे आपके साथ में खड़े हैं। तो ये मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। तीसरा था कि यस, जिस तरीके से इकोनॉमिक फ्रॉड्स हुए, जिस तरीके से बैंक की डे लाइट लूट हुई, वो NPAs में कन्वर्ट हुए, जिस तरीके से आपने IBC लाए, डेफिनेटली उसका भी बहुत बड़ा योगदान भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में है। चौथा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने मिलिट्री बिल्डअप, मिलिट्री कैपेसिटी को भारतवर्ष की आगे बढ़ाया, जिस कूटनीति से आपने जो हमारे इस परावेश के नेता थे आसपास के, उनको किस तरीके से आपने डील किया, लेकिन साइड बाय साइड जिस तरीके से आपने मिलिट्री शक्ति को जो बढ़ाया वो बहुत ही ज़रूरी था। और आपने जिस तरीके से फंड एलोकेशन या कैपिटल इन्वेस्टमेंट या जिस तरीके से जो आर्म्स का जो प्रोक्योरमेंट किया है सभी क्षेत्रों में इंडियन आर्म फोर्सेस के, चाहे वो वायुसेना हो, नेवी हो या आर्मी हो, वो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण था। और यही कारण था कि आपकी इस तरह की जो डिप्लोमेसी थी, जो एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी, और जो ग्लोबल एक आपने स्ट्रेटेजी, और एक तरीके से जो हमारी विश्व में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के तहत जो एक हमारी पॉलिसी, जिस तरीके से उसका संचार किया आपने, और जो मिलिट्री बिल्डअप और मिलिट्री कैपेसिटी को आपने बढ़ाया, फौजियों का जो मोराल बनाया आपने बढ़ाया, OROP से या अपना जन्मदिन भारतवर्ष के सेनाओं के साथ मनाने से, उसका योगदान ये था कि हम आँख से आँख मिलाकर चाइना के समक्ष खड़े हुए और उसको मजबूर किया कि वो हमारे जो बाउंड्री है वो उस पे LOC पे वो पीछे हटें और उसका हम मुँह तोड़ जवाब दे सकें। और एक तरफ गलवान वैली में हमने मुँह तोड़ जवाब दिया, दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक करी और डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक बालाकोट में करी। तो ये उसी के उदाहरण थे। तीसरा, मैं आपको देखता हूँ कि आपने जो सोशल डेवलपमेंट एज ए सोशल रिफॉर्मर, जिस तरीके से जो एक टॉयलेट बनाने का अभियान है, स्वच्छ भारत का है, या फिर हेल्थ से आयुष योजना है, या हेल्थ इंश्योरेंस है, इन सभी से एक तरीके से जो एक सामाजिक वातावरण में जो चेंज आया है, जिस तरीके से लोगों का एक इस तरीके से आकर्षित उसकी तरफ हुए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अब सफाई का ध्यान देना शुरू किया है, और जिस तरीके से भारतवर्ष डिफिकेशन फ्री हुआ, ये बहुत ही बड़ा एक बिहेवियरल चेंज, एक जो उनका व्यवहार था उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया। और वो इस पॉजिटिविटी से इसने सहायता करी है कि जो चेंज इन माइंडसेट है उसके साथ कपिल हुआ जो जिस तरीके से एक पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है, और जिस तरीके से एक ये संचार हुआ है पॉजिटिव एनर्जी का, उसकी वजह से एक नेशनल करेक्टर बिल्डिंग हुई जो हमारे में काफ़ी दिन से लैकिंग था।
अब उसके साथ साथ जो है ना मैं देखूंगा कि एफिशिएंसी इन गवर्नेंस, चाहे वो आपने किसी भी तरीके से अपनी खुद की एग्जाम्पल आपको लेके, वो जो हमारे पॉलिटिशियंस थे या डिफरेंट मिनिस्टर्स थे, जो आपकी टीम थी, जिस तरीके से उसमें आपने रक्त संचार किया, जिसमें उसमें एनर्जी का से उनको विषभूत किया, जिस तरीके से आपने एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस ऑफिसर्स और जितने भी गवर्नेंस सिस्टम्स हैं उनको आपने जो प्रभावित किया, और जो आपकी कार्य प्रणाली से और आपकी खुद की एग्जाम्पल से जो प्रभावित हुए, उससे भी भारतवर्ष एक बहुत ही सक्षम तरीके से उभरा। और तीसरा है इकोनॉमी, एक स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी, एक फॉर्मल इकोनॉमी हुई, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिफरेंट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उन सभी से, या अभी जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या सभी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो पीएलआई स्कीम है, ये बहुत ही ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिसने भारतवर्ष को विश्व कोटि पर एक बहुत ही सशक्त देश की तरह से, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, इकोनॉमिक पावर हो, सोशल पावर हो, स्पिरिचुअल पावर हो, योगा पावर हो, जिस तरीके से योगा का आपने उसको 21 जून को जो है ना वो आपने यूएन से उसका वो कराया, या आपने विश्व पटल पर जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज में आईएस से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जिस तरीके से आपने किया, उधर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, या जो आपकी पॉलिसी थी, या रिसेंटली सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरीके से आपने मैरीटाइम सिक्योरिटी में डिस्कशन किए और अपने भारतवर्ष के विचार रखे और जो एक स्ट्रेटेजी रखी, वो पूरे विश्व के सभी लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स को एक्सेप्टेबल हुई। और यही वजह है कि पूरे विश्व में आप एक सशक्त नेता के रूप से ही नहीं, और सिर्फ मास मीडिया और जितने भी सोशल मीडिया हैं उसमें एक लोकप्रिय नेता ही नहीं, लेकिन आपकी फॉलोइंग सबसे बड़ी है, आपकी जो पॉपुलैरिटी चार्ट है वो 70 to 71% उसको छू रहा है। तो ये जो सारे आपने काम किए हैं, ये बहुत ही एक तरीके से इन्होंने भारतवर्ष को आगे बढ़ाया है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, हर एक वर्ग को साथ में लिया है। और अब देखिए, अभी हमारा जो मार्केट कैप है, जिस तरीके से हमारा जो सेंसेक्स है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है, और जो हमारी इकोनॉमी से 30 जून को हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो $3 ट्रिलियन को ऊपर छू गया। अभी अभी जो है ना खबर आई है कल ही कि अब हम करीब 3.44 यूएस डॉलर्स, 3.44 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स को मार्केट कैप को हमारे जो है ना वो एक तरीके से छू लिया है। तो ये है कि किस तरीके से पूरे विश्व का आज विश्वास, चाहे वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, एमएनसीज हो, बिजनेसेस हो, सभी का कॉन्फिडेंस इंडिया में है, और बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो इंडिया में आना चाह रही हैं, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक ऐसा यहाँ पर जो वातावरण है, जो एक इकोसिस्टम है, उसका निर्माण इन विगत 7 सालों में हो चुका है। तो ये सभी जो चीज़ें हुई हैं, ये एक तरह से जो नेशनल बिल्डिंग जो एक बनी है, और भारतवर्ष को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए, और जिस तरीके से युवा इसमें योगदान कर रहे हैं, वो नए नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने शुरू करी है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो कॉरिडोर बन रहे हैं, या हमारे जो नए जो है ना एक तरीके से पार्क खुल रहे हैं, उसमें फैब्रिक डिज़ाइन में, या उसमें वस्त्रालय मंत्रालय के अंतर्गत, ये सभी इसके द्योतक हैं कि सारा काम जो 7 वर्ष में हुआ है वो शायद वो पिछले 67-68 ईयर्स में नहीं हुआ था, और इसी तरीके से भारत आगे बढ़ा। अब सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से भारतवर्ष ने पेंडेमिक को मैनेज किया है, जो पेंडेमिक की दोनों जो थी फेज़ 1 और फेज़ 2, और जिस तरीके से वैक्सीनेशन का निर्माण हुआ, और भारतवर्ष नंबर 1 पर पूरे विश्व में खड़ा है, जहाँ पर कम से कम 20% जो है ना पूरी पॉपुलेशन वो दोनों डोज लग चुकी है, और करीब नियर अबाउट 68 करोड़ जो पीपल हैं उनको वो हमारे वैक्सीनेशन की डोज हैं। तो ये सारा इस चीज़ का प्रमाण है कि हम बिल्कुल एक सुरक्षित रास्ते पर चल रहे हैं, हम नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं, और जो एक प्रभाव हुआ है उसका असर डेफिनेटली
आपकी एक लीडरशिप क्वालिटीज़ को है, जिसको मैं सल्यूट करता हूँ। आप देखिए अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ, जिस तरीके से हमने वहाँ पर मेडल जीते, फिर पैरा ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक में जिस तरीके से हमारे लोगों ने, ये भी एक नई ऊर्जा का संचार है जो भारतवर्ष के लोग महसूस कर रहे हैं, और वो पूरा योगदान दे रहे हैं नेशनल बिल्डिंग में, और पूरा योगदान दे रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि उनको पता है एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही सक्षम और एक ऐसा हमारे ऊपर एक हमारी लीडरशिप है जो इस चीज़ में पूर्णतः विश्वास रखता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। इन सब चीज़ों को आपने आगे बढ़ाया है, और अब इकोनॉमी को पेंडेमिक में बूस्ट करने के लिए जिस तरीके से 100 लाख करोड़ की जो योजना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बनी है, और जिस तरीके से रूरल डेवलपमेंट में 20 करोड़ की योजना है, जिस तरीके से किसानों को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, या जिस तरीके से मुद्रा योजना ने एक छोटे छोटे लोगों को छोटे रोजगार चलाने में आगे बढ़ा है, ये सभी चरितार्थ हो रहे हैं और ये भारत को आत्मनिर्भर की ओर ले जाए। आज हमारा एक्जिम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, उसमें जो डेफिसिट घटा है, हमारा एक्सपोर्ट एकदम से बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से फॉरेन रिजर्व हैं वो स्वेल कर गए हैं, वो करीब 635 बिलियन यूएस डॉलर्स के हो गए हैं। ये सारा इस तरह का एहसास है कि हम 2024-2025 तक ना ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, यूएस डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे, बट एक बहुत ही सक्षम देश बनेंगे। और अब हम इस तरफ भी बढ़ रहे हैं कि हमारी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, अब हम उसमें भी एक्सपोर्ट करना हमने शुरू करा है। तो इंडिया is going to become a defense manufacturing hub, and we are going to export. So far India was known that we are importing the maximum defense weaponries, but shortly we are going to export them. Now I have got few points. Now, as we interact with the people, from you the expectations of the people are there. Then I also would like to bring that, I wrote this book. This India Transforming was brought by me in May 2017. And then I wrote this book, A 20 Trillion Economy by 2035-40. Here I have written clearly, Narendra Modi has leadership capacity to deliver, a strong foundation laid and a resilient ecosystem put in place. This book was released in July 2018. यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द रोड टू सक्सेस पासेस थ्रू विलेजेस, inequality and poverty are the challenges. You have made sure that you know all the recommendations. मैं उसके लिए आपका जो है ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं अपना एक तरीके से थैंक करना चाहता हूँ, और मैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मैं फील करता हूँ कि जो भी मैंने इसमें रिकमेंडेशंस दी थी उनको किसी न किसी तरीके से मान लिया गया है, उनको लागू भी किया गया है। लेकिन आज आपके जन्मदिन पर मुझे आपको ये भी अवगत कराना है कि जिस तरीके से मैं यूथ को इंटरेक्ट करता हूँ या किसानों को इंटरेक्ट करता हूँ, एक किसान फैमिली से आने के कारण, उसमें चीज़ है कि शायद मेरी एक रिकमेंडेशन मैंने पहले भी करी है कि फार्मर्स के लिए जितनी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही अच्छी हो रही हैं, तीनों के तीनों बिल उनके लिए बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बैंक को सपोर्ट देते हैं या बिजनेसेस को सपोर्ट देते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशंस ये थी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से अलग एक किसान वेलफेयर फंड और किसान सपोर्ट फंड का हम एक निर्माण करें, जिसको हम कम से कम 5 लाख करोड़ तक ले जाएं। उसमें 1 लाख करोड़ जो है ना वो APMC मंडी और किसान मार्केट का उद्धार करने के लिए एलोकेट किए गए हैं, लेकिन इसका होना चाहिए 5 लाख करोड़। और फिर इसका जो मैनेजमेंट है वो एक फंड की तरह से होना चाहिए, और उसको जो है ना हमें शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए, इंडिया के शेयर मार्केट में भी और बाहर में भी। यदि हम प्रोफेशनली इस 5 लाख करोड़ के फंड को, किसान वेलफेयर फंड को हम मैनेज करेंगे, तो आप देखिए अभी 2-3 दिन पहले राकेश झुनझुनवाला जो बिजनेसमैन है, उसने एक तरह से के जो ग्रुप है उसके एक शेयर उसने खरीदे,
उसमें कुल 110 करोड़ का उसने निवेश किया और उसको फ़ायदा हुआ 21 करोड़ का। तो इसी तरीके से यदि 5 लाख करोड़ का एक फंड किसान कॉरपोरेट्स का बन जाएगा, किसान वेलफेयर फंड का बन जाएगा, तो उससे जितनी राशि अर्जित होगी उससे आराम से एमएसपी दिया जा सकेगा और किसानों को सभी चीज़ें दी जा सकें। दूसरा ये है कि यूपी में किसानों के जो गन्ना ग्रोवर हैं उनके रेट पिछले 6-7 सालों से 8 साल से नहीं बढ़े हैं, वो 325 रुपये क्विंटल है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम उनको 375 रुपये क्विंटल किया जाए, क्योंकि आजकल जो शुगर फैक्ट्री हैं उनके पास में इथेनॉल या अल्कोहल बनाने की काफ़ी चीज़ें हैं, उनकी बाई प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली बिकती हैं शुगर से अलग, तो बड़े आराम से ये पैसा दे सकती है। दूसरा मेरा एक कहना ये है कि एनपीए आज भी जो है ना वो 8 से 10 लाख करोड़ पड़े हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं क्योंकि पेंडेमिक की मार है। इसमें मेरा कहना ये है कि रेजोल्यूशन आईबीसी में मैं काफ़ी प्रस्ताव दे चुका हूँ, आईबीसी सक्षम नहीं था। अभी जो बेड बैंक भी लेकर आए हैं या NARCL का जो नेशनल असेट्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड या नेशनल डेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NDRCL को बनाया है और उसमें जो प्रावधान करे हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये चीज़ें जो NPA हुए हैं वो इस इंटेंशन से नहीं हुए हैं कि वो कंपनी को लॉस हुए हैं, ये इस इंटेंशन से हुए हैं कि उस मनी को डाइवर्जन ऑफ फंड किया जाएगा, उस मनी को एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करी जाएगी, उसको फैमिली एसेट्स में डाला जाएगा, उसको बेनामी प्रॉपर्टी में डाला जाएगा। तो उनके खिलाफ जिन लोगों ने किया, जिन ग्रुप ने किया, जिन लोगों ने मिलकर किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। तो ये मैं नहीं अभी भी सॉल्यूशन मानता हूँ कि आईबीसी या अब एक ये जो बेड बैंक की कंसेप्ट है ये ऐसे रेजोल्यूशन ही नहीं, मनी रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कल्प्रिट्स नीड टू बी पनिश्ड। तो दैट इज़ द वन। सेकेंडली, the people are also looking that you are going to bring in the judicial reforms. Judicial reforms, there are many vacancies of judges are existing, many pending cases, near about 2.6 to 3 crore cases are pending. Many innocents are languishing in jails. So I am sure that the people and youth of this country are expecting that now the new law minister Kiran Rijiju will bring reforms accordingly and the fast track courts will be settled. So that is the expectation from you now. Military building. Everyone is feeling that India has to become very strong today. Our progress in your leadership has been very good, as I said earlier, but now India even has to make efforts at the double speed. What has happened in Afghanistan, it is an eye-opener to us. So we have got many fronts, many enemies on our front, but now you know the terror where India has been very vocal, you have been very vocal all over the world that we must fight against terror. But now terror has also reached our door, and the way this unexpected withdrawal of US has forced that India has to build up its military capacity at double the speed. So that's what is recommendation. Now coming to that military build-up is very important, that whatever import we do, any electronic equipment, any high-tech electronic equipment, any chip manufacturing, all needs to be done with top priority, whatever Indian government has to do. And I request all the top businesses of India, they must contribute towards defense manufacturing and taking challenge of chips manufacturing and high-tech electronic मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इटसेल्फ एट द अर्लीस्ट। जो हमारी वेपनरी के लिए ज़रूरत है, या हमारे शिप या सबमरीन या एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट के किसी में भी चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी हम यहीं पर बनानी शुरू करें, तभी हम एक सेल्फ रिलायंट नेशन की बढ़ सकते हैं। दूसरा है जॉब फॉर ऑल। अब इस तरीके से हमें पता है कि 67% कन्वेंशनल जॉब जाएंगे, लेकिन टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, टूवर्ड्स फूड सिक्योरिटी, टूवर्ड्स वाटर स्ट्रेस, एंड इन ऑल दीज द वे द न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
quantum computing, ML, machine learning, and all these new technologies, those are arriving, there will find the new jobs. So we have to create a sort of an ecosystem that every youth is having a job. Either he starts his own on his own as an entrepreneurship, or becomes this. Secondly, that political reforms. In political reforms, the People Representation Act में जो डीक्रिमिनलाइजेशन का जो प्रोसीजर है, जिसमें लिखा है कि 2 साल की जो यदि जिसको जेल का प्रावधान हो गया है कोर्ट के द्वारा, इतने उसकी अपील पेंडिंग है तो केस लड़ता रहता है, इसको भी आपको ख़त्म करना होगा, जिससे जो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आ सकें जिनकी बिल्कुल क्लीन छवि हो और वो किसी तरह भी इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका ना हो। दूसरा, जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो अब ऑनलाइन ही होनी चाहिए। तो दीज आर द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एक्सपेक्टेड। साइड बाय साइड यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC and population control bills are also expected by this government, by the people. Thirdly, NHAI is doing, National Highway Corporation of India is doing an excellent job, but there people feel that very heavy cost is recurring on the constructions of highways. I know that it is of international standard, it is of a standard where the military aircraft can land, but we must ensure the topmost quality. And secondly, we must ease out that once we are spending this kind of money, why we are expecting only toll from the people and we are monetizing assets in that direction. So there's some mechanism of judicious management of these highway assets is to be invented for. Now, that is that more outlay towards, we have to spend more percentage of our GDP towards research and development and education. This education NEP 2020 is the right step in the right direction, and I am sure it will bring all the desired dividends to the education system of India, which we were waiting when Macaulay disturbed the education system of India and we have gone towards the West. I am sure it will not only restore the India as becoming Vishguru, but it will restore that history is rewritten where due respect to our leaders, to our Raja, our kings, warriors, our Maharishis, and everyone is restored. So that's the thing, and I'm sure the most difficult part is that how this political system is changed. The people from the same family keep coming to the it happens in other jobs as well, but we have to bring a clean politics. We have to change that. VIPs in VVIP culture is totally abolished. There is no more corruption. More attention is needed for the corruption eradication, and I know that the steps are made over there, but the fast track courts are lacking, so that any economic crime and economic fraud is being sorted out within a year, even including exhausting the provision of appeal. That's what the people are looking for. People are looking for totally corruption-free India. That if the corruption exists, India can't become self-reliant, because people have got different motives to make money and to take it elsewhere as a black money. Finally, I know it is a most difficult challenge that you might be looking not in this term but the next term, when the economic strength of country increases, that we can think of eradication of reservation system. Reservation system must be based on the economic condition of the people rather than the caste based. The way we are coming out from this reservation system, I am sure it will give another boost to India, progressing very fast towards becoming a self-reliant nation. But in political setup, I feel, which is must for India and which must be pursued by all political parties, that the one nation, one election. It is indeed must,
because what happens, India spends the maximum during elections. India can't afford during this phase when we are marching towards self-reliant nation, we have to reduce expenses on these exercises. So whatever, right from the municipal, right from the pradhan in a village towards then district level, and then MLC, MLA, assembly elections, and this parliamentary elections has to happen only in one go in 5 years. So that will save minimum 1 to 1.5 lakh crore rupees every time to the Indian government. So these are the things now people are expecting. Once again, sir, आपको आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से आपने समर्पित भाव से, जिस तरीके से चौकीदार की तरह से और एक प्रधान सेवक के रूप में आप सेवा कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से न सिर्फ इस टर्म के लिए बल्कि नेक्स्ट 2 टर्म्स, जैसे मैंने बताया 2034 तक आप इसी तरीके से भारतवर्ष को एक फोकस टीम को लीड करते हुए आप आगे ले जाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है, जो मैंने अपनी दूसरी बुक में लिखा, कि भारतवर्ष आपकी लीडरशिप में न सिर्फ एक 20 ट्रिलियन US डॉलर्स इकोनॉमी बनेगा उस टाइम तक। मुझे उम्मीद है कि हम इसी तरीके से यदि आगे बढ़ रहे हैं, भारत में क्षमता है कि 2040 तक हम सिर्फ विश्व गुरु ही नहीं, हम फिर एक बार सोने की चिड़िया बन सकते हैं और हम नंबर 1 इकोनॉमी बनने के लिए भी अपने प्रयास कर सकते हैं। ये जो आगे के 3-4 डिकेड हैं वो भारत को बिलोंग करते हैं। ये हमारे सामने बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ये आज हमारा बहुत ही बड़ा एक तरीके से लक है कि हमारे पास में एक सक्षम लीडर है और हमारे पास युवा शक्ति है और हम एक युवा देश हैं। तो इसी समर्पण भाव से मैं आपको फिर एक बार शुभकामनाएं आपके जन्मदिन पर देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।